नमस्कार। बिहार स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए यह रामबाण होने वाला है। तो चलते हम बिहार के प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाटक की ओर। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो बिहार स्पेशल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य एवं लोक नाटक। तो पहला इसमें है जट जटिन। जट जटिन है और यह नाटक है, नाट्य है। इसमें जट जटिन का वैवाहिक संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद विदेशिया है। विदेशिया में पुरुषों द्वारा महिला को साधारण रूप से प्रस्तुत किया गया है इसमें, और इसके जनक भिखारी ठाकुर को माना जाता है और भोजपुरी के शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को ही हम लोग मानते हैं। तीसरा है डोमकच। डोमकच में हास्य परिहास्य की चर्चा किया गया है। उसके बाद है सामा चकेवा। और सामा चकेवा के बारे में हम लोग जानते हैं कि छठ के समय में कार्तिक मास में इसे मनाया जाता है और सामा चकेवा जो है भाई बहन का त्योहार माना जाता है। उसके बाद है झिझिया नृत्य। और झिझिया हम लोग उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। खासकर दुर्गा पूजा में झिझिया नृत्य किया जाता है और बिहार के किसी भी कार्यक्रम में झिझिया नृत्य को शामिल कर ही दिया जाता है। उसके बाद है करिया घूमर। करिया घूमर भी है बिहार का नृत्य, और यह करिया घूमर जो है मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। उसके बाद है लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य के जनक जो है रामचंद्र माझी को मिला है। रामचंद्र माझी लौंडा नृत्य करते थे और रामचंद्र माझी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद जोगीरा नृत्य है जो होली पर मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण नृत्य थे और नाट्य थे, नाटक और लोक नृत्य थे बिहार के। एग्जाम की दृष्टि से इससे बाहर प्रश्न नहीं जा सकता है। तो देखिए, भिखारी ठाकुर जो है भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। उसके बाद बिहार के प्रमुख मेला है, और मेला की तरफ चलते हैं कि बिहार में कौन कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो पहला मेला है हरिहर क्षेत्र मेला। और हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर मेला को हम हरिहर मेला के नाम से जानते हैं, और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और गंडक नदी किनारे मनाया जाता है। तो हम लोग सोनपुर मेला के नाम से इसे जानते हैं, और सोनपुर मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, और वह सोनपुर मेला जो है पशु मेला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कार्तिक पूर्णिमा मेला। और कार्तिक पूर्णिमा मेला में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा में स्नान करने के रूप में मनाते हैं, और इस दिन सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। तो सोनपुर मेला कितने मास के लिए प्रारंभ होता है? 1 मास के लिए, 1 महीने के लिए। उसके बाद है मलमास मेला, और मलमास मेला राजगीर में लगता है। उसके बाद है मंदार मेला, और मंदार मेला बांका जिला में मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति को लगता है। उसके बाद है पितृपक्ष मेला, और पितृपक्ष मेला गया जी में लगता है, क्योंकि गया पहले था और गया का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया है, और यह सितंबर अक्टूबर के महीने में लगता है। और इसका आयोजन जो है फल्गु नदी के किनारे होता है, और फल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी भी है। और इसमें पिंडदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गया जी में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा को शांति मिलता है। तो देशों विदेशों से
पितृपक्ष मेला में लोग शामिल होने आते हैं। तो यह पितृपक्ष मेला जो है वह गया में होता है और यह पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखना है। उसके बाद है सौराठ मेला, और सौराठ मेला मिथिलांचल के मधुबनी में लगता है, और मधुबनी में हम लोग जानते हैं कि इसमें शादी विवाह किया जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए क्या करता है, योग्य वर खोजता है, और यह सौराठ मेला अभी भी लगता है, वर्तमान में भी सौराठ में लगता है। मीठापुर से पहले सौराठ क्षेत्र पड़ता है, रहिका और मीठापुर के बीच में है सौराठ, और सौराठ मेला यहाँ लगता है जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजते हैं और वहाँ पे शादी कर दिया जाता है दोनों का। तो यह मधुबनी से संबंधित है, और मधुबनी से चित्रकला में मिथिला पेंटिंग हम लोग जानते ही हैं जो कि प्रसिद्ध है। उसके बाद जानकी मेला है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में लगता है, और यह जानकी मेला का आयोजन किया जाता है सीतामढ़ी में। उसके बाद है वैशाली का मेला। वैशाली का मेला महावीर स्वामी का जन्मस्थली पर चैत्र मास में लगता है। उसके बाद है संबौरा मेला। तो संबौरा मेला जो है वह भागलपुर में लगता है। उसके बाद है सहोदरा मेला या थारू मेला के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, और यह है नरकटियागंज में लगता है, और नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद है सिमरिया मेला, और सिमरिया मेला बरौनी में होता है। उसके बाद है नंदनगढ़ का मेला, और नंदनगढ़ का मेला जो है वह पूर्णिया में मनाया जाता है। उसके बाद है कोसी मेला, और कोसी मेला कटिहार में होता है। कल्याणी मेला कटिहार में लगता है। पुस्तक मेला पटना में लगता है। उसके बाद है झाझरगढ़ महोत्सव सासाराम में मनाया जाता है। उसके बाद है हरदी मेला, तो हरदी मेला जो है मुजफ्फरपुर में मनाया जाता है। उसके बाद है पापहरनी मेला, पापहरनी मेला भागलपुर में मनाया जाता है। उसके बाद है थाबे महोत्सव गोपालगंज में मनाया जाता है। तो ये कुछ मेले का नाम है जो बिहार के सुप्रसिद्ध मेला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ उपनाम दिए गए हैं, और उपनाम को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुंवर सिंह को बाबू के नाम से हम लोग जानते हैं, और हम लोग कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह भी कहते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से हम लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को हम जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं। उसके बाद है अनुग्रह नारायण सिंह, तो अनुग्रह नारायण सिंह को हम बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। वैद्यनाथ मिश्र को हम लोग नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं, और जगजीवन राम को हम लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते हैं, और विद्यापति को हम लोग मिथिला कवि कोकिला के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब बिहार का प्रमुख चित्रकला कौन कौन सा है। तो चित्रकला की हम लोग बात करेंगे अब। तो देखिए पटना कलम यह चित्रकला है, और 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, और इसमें मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली शामिल है। और इसकी विशेषता जो है यह लघु चित्र बनाना इसमें है, सामान्य जीवन का चित्र दिखाना होता है इसमें। और प्रसिद्ध चित्रकार इनके जो थे पटना कलम चित्रकला के वे थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा, शिव दयाल, सेवक राम, महादेव लाल, शिवलाल और हुलास लाल थे। उसके बाद पटना कलम मेला के बाद मधुबनी चित्रकला से हम लोग परिचित हैं। यह मिथिला के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा खासकर बनाया जाता है,
और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। और इसके प्रमुख रूप जो है वह यह भित्ति चित्र और अरिपन से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार जो है महासुंदरी देवी, दुलारी देवी, सीता देवी, और सीता देवी को पद्मश्री 1981 ईस्वी में मिल चुका है। उसके बाद जगदम्बा देवी को भी पद्मश्री 1975 में मिल चुका है, और बउआ देवी को भी पद्मश्री 2017 में मिला है। तो मधुबनी चित्रकला के लिए सबसे हाल फिलहाल में बउआ देवी को 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला भागलपुर में और उसके आसपास के अंग प्रदेश में मनाया जाता है, और यह कला बहुला या बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है। उसके बाद है ठंका चित्रकला, और ठंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन पर एवं उसके शिक्षाओं पर आधारित है, जिसका अर्थ है, तो ठंका चित्रकला का अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। यह भारतीय, तिब्बती और संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है, ठंका चित्रकला। उसके बाद है जादो पटिया चित्रकला। इसमें संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों को धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला बनाया गया है, और यह कपड़ों या कागज पर चित्रकारी की जाती है। उसके बाद है सांझी कला। सांझी कला इसे रंगोली, अल्पना या अरिपन के नाम से प्रसिद्ध है यह, और पटना और मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है, और यह यूपी के मथुरा और वृंदावन में भी मनाया जाता है सांझी कला। तो रंगोली हम लोग जो करते हैं वो लोग सांझी कला के होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बिहार के व्यक्तित्व पर। जो प्रमुख व्यक्तित्व बिहार में है उनके व्यक्तित्व पर हम लोग बात करेंगे अब। तो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो है वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे महात्मा बुद्ध? बौद्ध धर्म के संस्थापक। महावीर स्वामी को हम लोग जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में जानते हैं और संस्थापक के रूप में जानते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। इनको भी हम लोग अच्छे से जानते हैं, और हिस्ट्री में इनका हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। उसके बाद चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है, और चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है। और विष्णुगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और अर्थशास्त्र के लेखक भी थे। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? चंद्रगुप्त। अर्थशास्त्र के जनक थे कौटिल्य, चंद्रगुप्त के गुरु थे वो। उसके बाद अशोक महान, सम्राट अशोक की बात करते हैं, जो मौर्य वंश का सबसे महान शासक बना और बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और अपना शस्त्र त्याग भी किया था कलिंग युद्ध में। उसके बाद आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट को हम लोग जानते हैं कि यह प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री है, और वह गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि आर्यभट्ट किस काल के थे? तो गुप्त काल के थे, और आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं याज्ञवल्क्य। यह विदेह या मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे, मतलब मिथिला के राजा जनक जी के समय में यह याज्ञवल्क्य थे, और मिथिला को ही हम विदेह के नाम से जानते हैं, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद पाणिनि, और पाणिनि को हम संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा था। उसके बाद जीवक, हम लोग जानते हैं कि जीवक बिंबिसार के चिकित्सक थे और महात्मा बुद्ध का उपचार किया था। उसके बाद अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे और बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक को लिखा था। बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन था? अश्वघोष, और यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। उसके बाद है बाणभट्ट,
बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे और हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किया था बाणभट्ट ने। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्राचार्य थे। उसके बाद मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक थे जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। उसके बाद मखदूम याहिया मनेरी है जो 14वीं सदी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत हुए थे। उसके बाद शेरशाह सूरी जो हुमायूं को पराजित कर सूरवंश की स्थापना किया था। उसके बाद विद्यापति दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि थे और इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली की रचना की थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। जन्म इनका पटना में 1666 में हुआ था। पीर अली पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और पटना में यह पुस्तक विक्रेता के रूप में थे। तो बिहार पुस्तक विक्रेता पटना में कौन थे? पीर अली। उसके बाद वीर कुंवर सिंह, इसे हम बाबू के नाम से जानते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं और यह जगदीशपुर आरा के जमींदार थे और 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार का निर्माता और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और पृथक बिहार के निर्माता भी इसे हम लोग मानते हैं। उसके बाद है मौलाना मजहरुल हक 1820 में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और जन्म 3 दिसंबर 1884 सिवान के जीरादेई में हुआ था। उसके बाद हसन इमाम थे और बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया था। हसन इनाम ने बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व करने वाले थे। उसके बाद भिखारी ठाकुर जिसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। उसके बाद विदेशिया इनका सबसे प्रसिद्ध कृति माना जाता है। उसके बाद है सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति हुए थे सर सुल्तान अहमद। उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे नील की खेती के लिए। नील की खेती में जो आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसमें चंपारण सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने वाले राजकुमार शुक्ल ही थे। उसके बाद मोहम्मद यूनुस 1937 में चुनाव में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो कि हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री होता है। तो मोहम्मद यूनुस 1937 में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कहिए या मुख्यमंत्री कह सकते हैं। अभी के अनुसार मुख्यमंत्री, और पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था इस पद को। उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और इनका जन्म हुआ था 1887 में नवादा में हुआ था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, उपाधि रामधारी सिंह दिनकर की जो है वह विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं और राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। जन्म 1908 में हुआ था सिमरिया घाट बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया घाट बेगूसराय में। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु है, उनका जन्म 1921 अररिया जिला में हुआ, जिसमें प्रमुख रचना जो इसका है मैला आंचल।
तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद है अनुग्रह नारायण सिंह, और अनुग्रह नारायण सिंह को हम बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। जन्म इसका औरंगाबाद में 1887 में हुआ था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, जन्म 1902 में हुआ था, सारण के सिताब दियारा गांव में। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सारण के सिताब दियारा गांव में 1902 ईस्वी में। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका लिखी थी। और उसके बाद बिहार के प्रथम किसान सभा की स्थापना 1929 में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1936 में। 1936 में किया था, और वह लखनऊ में किया गया था। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, जन्म 1924 में समस्तीपुर में हुआ, और कर्पूरी ठाकुर को हम जननायक और गरीबों का मसीहा के नाम से हम लोग जानते हैं। राहुल सांकृत्यान, और इसका मूल नाम जो है केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यान का मूल नाम, वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, जिनका जन्म 1893 में यूपी में हुआ था। उसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था, और युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया था राम वृक्ष बेनीपुरी ने। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था। नागार्जुन को हम बैजनाथ मिश्र के नाम से जानते हैं, उनका मूल नाम है, और जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी में हुआ था। उसके बाद बिस्मिल्ला खां का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था, और यह बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक थे। शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे यह, और इसे भारत रत्न भी दिया गया है बिस्मिल्ला खां को 2001 ईस्वी में। उसके बाद बिहार के लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो बिहार के रहने वाले जो भी व्यक्ति महापुरुष हुए उसे भारत रत्न दिया गया है, उसे हम लोग अब देखेंगे। तो पहला है डॉक्टर विधान चंद्र राम, इसे भारत रत्न 1962 में दिया गया था। जन्म इनका बांकीपुर पटना में हुआ था। और डॉक्टर विधान चंद्र राम के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो कब हुआ था विधान चंद्र राम का जन्म? 1962 बांकीपुर पटना में, और डॉक्टर दिवस भी इसी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राप्त है, 1962 में इसका जन्म हुआ था, जीरादेई सिवान में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को भी भारत रत्न दिया गया, 1999 में जन्म इसका है, जो दियारा सियारा दियारा में हुआ था, छपरा सारण में पड़ता है यह। बिस्मिल्ला खां को भी भारत रत्न दिया गया है 2001 में, जन्म डुमराव में हुआ बक्सर में, तो भारत रत्न प्राप्त। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न 2024 में प्राप्त हुआ है, और यह कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के रहने वाले थे। जन्म इसका 1924 में हुआ था, और इसे कर्पूरी ठाकुर को हम जननायक के नाम से जानते हैं। तो हमको इसमें याद रखने वाली जो बात है, हमको इतना ध्यान रखना है कि विधान चंद्र राम को भारत रत्न 1962 में मिला था, राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला था, जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। उसके बाद
बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न 2001 में मिला है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में मिला है। उसके बाद हम लोग बिहार की जनगणना देख लेते हैं। तो बिहार की जनगणना के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनगणना संघ सूची का विषय होता है। संघ सूची में जनगणना को शामिल किया गया है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुआ। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और इसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 था और भारत की 8.6% था। जनसंख्या के आधार पर राज्य देख लेते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का यूपी है। यूपी के बाद महाराष्ट्र, बिहार तीसरे नंबर में आता है जनसंख्या के मामले में। उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो बिहार एवं भारत की जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। तो कुल जनसंख्या बिहार का 10 करोड़ 41 लाख हम लोग मान सकते हैं और भारत के अनुसार 121 करोड़ 2011 के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत में बिहार में 52.14% था और भारत के अनुसार 51.54 था। महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत में 47.86% था और भारत में 48.46% था। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ था और भारत के अनुसार से 83.37% था। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में 88.7% बिहार के अनुसार था और भारत के अनुसार 68.8% था। 2001 से 11 के बीच दशकीय वृद्धि दर जो है बिहार में 25.42% था और भारत के अनुसार 7.7% था। लिंगानुपात हम लोग देखते हैं कि 1900 बिहार में 18 है, 1918 और भारत के अनुसार से 1943 है लिंगानुपात, जिसमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में बिहार के अनुसार से 935 है और भारत के अनुसार से 919। घनत्व बिहार में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और भारत में 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर बिहार में 61.8% है और भारत के अनुसार 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर में बिहार 71.2% है और भारत के अनुसार से साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता दर में 51.5% बिहार के अनुसार से है साक्षरता दर महिला में और भारत के अनुसार से 65.42% है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार 2011 के अनुसार तथ्य है। बिहार 2011 के अनुसार तथ्य, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, शिवहर, अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या 10कीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा 31.1% है और किशनगंज है। न्यूनतम जनसंख्या 10कीय वृद्धि अरवल 18.89% है और गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है लिंगानुपात गोपालगंज में, और गोपालगंज के बाद सिवान है, सारण है। और राज्य के अनुसार से हम देखेंगे तो केरल में 1084 सर्वाधिक लिंगानुपात है। केंद्र शासित प्रदेश में पौंडीचेरी 1037 है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876, उसके बाद भागलपुर है। और राज्य में देखेंगे तो हरियाणा 879 और केंद्र शासित प्रदेश में दमन द्वीप है, और दमन द्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात 6 से 11 है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 971 है। उसके बाद कटिहार है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904 है, और उसके बाद पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला जो है शिवहर 1880 है, उसके बाद पटना है। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है जो ज़्यादा घनत्व वाला है, जिसमें 11,300 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। न्यूनतम घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है 488, और जमुई है। राज्य में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश 17 है, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार है। उसके बाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना, मुंगेर, भागलपुर है। न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर और बांका है। मधुबनी, कैमूर है। और राज्य में देखेंगे तो सर्वाधिक शहरीकरण तमिलनाडु में और कम न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, पटना, भोजपुर है, और सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में 73.4% है। राज्य के अनुसार से देखेंगे तो केरल में है 94% साक्षरता है, और केंद्र शासित प्रदेश में है जिसमें 91.8% है लक्षद्वीप में। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 51.1% है। उसके बाद सीतामढ़ी है। राज्य के अनुसार से देखेंगे तो न्यूनतम बिहार में है, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास में है 82.9%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया में है 51.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला रोहतास है, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कैमूर है। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाला जिला जो है गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST वाला जिला खगड़िया को मानते हैं। और राज्य में सर्वाधिक SC उत्तर प्रदेश में है। SC कहाँ बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि SC कहाँ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में SC नहीं है, नागालैंड में नहीं है,
अंडमान निकोबार में नहीं है और लक्षद्वीप में एससी नहीं है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश में है और एसटी कहाँ नहीं है हम लोग ये लोग देखते हैं। प्रश्न में दोस्तों पूछा जाता है कि कहाँ नहीं है, तो हम लोग निगेटिव वाले क्वेश्चन पे इसको देखेंगे। तो एसटी बिल्कुल कहाँ नहीं है, तो पंजाब में नहीं है एसटी, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पौंडीचेरी में नहीं है। देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी और बिहार देश का पहला जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य बन गया है। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जातिगत जनगणना में, तीसरा राज्य तेलंगाना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक क्लास कर चुके हैं। अब हम लोग बिहार का भूगोल देखेंगे, तो बिहार का भूगोल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।